गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि लीन सिक्स सिग्मा का हिस्ट्री क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ कहाँ हैं, हम कैसे उससे बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोसेस के वेस्ट को कम करके क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जाना कि लीन सिक्स सिग्मा के कितने टूल्स हैं। आपने देखा कि 26 टूल्स हैं जिसके बारे में हमने शॉर्ट आपको बताया था। अभी आगे हम देखेंगे कि हर एक लीन टूल को डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं अश्विनी मिश्रा आप सभी को आज 8 टाइप्स ऑफ वेस्टेज जो लीन टूल की सबसे पहला टूल है उसके बारे में बताऊंगा। आप सभी ने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे जो लीन टूल हैं उसकी एक एक डिटेल्स वीडियो आपके तक मिलती रहे। अब हम जानते हैं कि 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट मुदा जो लीन टूल की पहली टूल है उसमें हम ये जानते हैं कि हमने उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक आसान सा वर्ड बनाया जो आप सभी लोग जानते हो, टीम वुड्स। ठीक है, जानते हम एक्चुअली हम लोग 8 वेस्टेज जानते हैं और वो हमारे काम करने के आसपास प्रोसेस में ही होते हैं। वो वेस्टेज पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है और हम आइडेंटिफाई करने के लिए वो विजन्स क्लियर होने चाहिए। हमें यदि पता रहेगा कि वो चीज़ क्या है तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो उसके बारे में हम अभी डिटेल जानेंगे। एक एग्जीक्यूटिव थे टोयोटा कंपनी में, तेइची ओयानो, उन्होंने ये सारे 7 वेस्टेज का आइडेंटिफाई किया था। फिर उसे टीम वुड्स में एक नरेशन दिया कि इसको सारे इनके जो वेस्टेज हैं, मुदा हैं, उनके सब फर्स्ट लेटर को लेकर करके एक आसान भाषा में याद करने के लिए हमने एक वर्ड बनाया, टीम वुड्स। तो हम देखते हैं कि इनसे बेनिफिट क्या है। अभी इस लीन टूल जो पहली लीन टूल है इससे हमारे बेनिफिट है कि जो हमारे प्रोसेस में वेस्ट कम हो जाएगा। अभी अब देखिए कि आपकी लाइन है, असेंबली लाइन है या मशीन है या फिर आपकी किसी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और उस सेटअप में से यदि आप 8 वेस्टेज निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं टोटल 8 वेस्टेजेस को, तो आपका वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्ट बनने का जो रेशियो है वो इंक्रीज कर जाएगा। देन है प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, पर सेकेंड पर मिनट में कितने पार्ट बनते हैं, पर आवर कितने पार्ट बनते हैं वो आपके इंक्रीज कर जाएंगे। देन डाउन टाइम, आप यदि इस सारे एलिमिनेशन को आप निकाल देंगे, सारे वेस्टेज को आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपके डाउन टाइम भी इंक्रीज हो जाएंगे, डाउन टाइम डिक्रीज हो जाएंगे। देन हमारा सेफ्टी इन्वायरमेंट हो जाएगा, वर्क प्लेस सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगा और हमारे काम करने में इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। अभी एक एक करके जो ये सारी वेस्टेज हैं इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। अपने कंपनी में मटेरियल हैंडलिंग, आप रिकॉल करें कि सप्लायर प्रोडक्ट आने से लेकर के, रॉ मटेरियल आने से लेकर करके और डिस्पैच करने तक हम मटेरियल को कितना हैंडलिंग करते हैं या फिर मटेरियल की लोकेशन क्या है और वो मटेरियल कहाँ पे कंजप्शन होती है। उस कंजप्शन पॉइंट तक, सपोज कि रॉ मटेरियल हमारे सप्लायर से आ रही है, उसे हम कहीं पे स्टोर कर रहे हैं, देन उसको कैरी करके हम किसी दूसरे स्टेज पे ला रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, देन इंस्पेक्शन से फिर कैरी करके हम उसको स्टोरेज, फाइनल स्टोरेज में लिख रहे हैं। अभी देखिए कुछ कंपनियों में प्रैक्टिसेस होती हैं, रॉ मटेरियल डॉक है, ये स्पेस में मटेरियल अनलोड हुआ, यहाँ से फिर ये मटेरियल जाएगा इंस्पेक्शन एरिया में क्यूए के पास, देन ये यहाँ पे इंस्पेक्ट होगा, ये यहाँ से वापस आरएम में आएगा, फाइनल स्टोर में, फाइनल स्टोरेज के लिए, फाइनल स्टोरेज होगा, फिर इसको यहाँ से प्रोसेस करने के लिए जब इसकी ज़रूरत होगी तब प्रोसेस करने के लिए ले जाएंगे। प्रोसेस होगा, सपोज कि हाफ प्रोसेस हुआ या एक प्रोसेस यहाँ होता है और दूसरा प्रोसेस यहाँ होता है, ये प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2। फिर उस WIP मटेरियल को, ये WIP मटेरियल है,
इसको प्रोसेस 2 के पास ले गए, यहाँ प्रोसेस हुआ, फिर प्रोसेस 3 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो लेआउट है, जो प्लांट की लेआउट है, वो इस तरीके से हैप्टिक है, जिस वजह से हमें मटेरियल का हैंडलिंग ज़्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी हम ये डिस्पैच है, यहाँ पे डिस्पैच डॉक पे लाए, फिर डिस्पैच में आपने इन्वेंट्री मेंटेन किया, फिर जब आपको डिस्पैच करना है फिर आपने ट्रक में लोड किया, फिर कस्टमर की भी यदि डिस्टेंस 100 किलोमीटर है तो आपको 100 किलोमीटर के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो आप ये सोचें कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट कहाँ कहाँ हो रहा है। आप RM ला रहे हैं, वहाँ से इंस्पेक्शन के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पार्ट को, फिर उसके बाद उसको फाइनल स्टोरेज में ला रहे हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस 1 करा रहे हैं, फिर प्रोसेस 2। इसके इंस्टीट्यूट में आपको क्या करना चाहिए था, इसके इंस्टीट्यूट में क्या होता कि जहाँ RM की स्टोरेज है वहीं पे इंस्पेक्शन होता, साथ ही साथ वहीं पे इंस्पेक्शन होता और वहीं पे फाइनल स्टोरेज हो जाती है। तो मटेरियल मूवमेंट नहीं करना पड़ा, RM आया, इंस्पेक्शन हुआ, फाइनल स्टोरेज में चला गया। ठीक है, अब हमें इन्वेंट्री इतनी मेंटेन रखनी है कि हमें इन्वेंट्री भी मेंटेन रखनी है और साथ में फीफो भी मेंटेन रखनी है। तो हमें फाइनल स्टोरेज में जो स्टोरेज है वो इस तरीके से बनाना है कि ये मटेरियल जो पहले आया हुआ था वो आगे की तरफ निकल जाए। और आज ये जो प्रोसेस 1 यहाँ और प्रोसेस 2 साथ में ही, और डिस्पैच का डॉक वो भी साथ में ही, मतलब कि ये इस तरीके से लेआउट डिज़ाइन करना है कि यहाँ से पार्ट प्रोसेस 1 हुआ, फिर प्रोसेस 2 हुआ, फिर डॉक पे गया और फिर उसको डिस्पैच में ट्रक में डाल करके भेज दिए। और पॉसिबल हो तो कस्टमर का जो रीच है जहाँ पे हमें डिस्पैच करना है, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कस्टमर के आसपास ही होना चाहिए, ताकि हम इस ट्रांसपोर्टेशन को भी जो 100 किलोमीटर है उसको भी हम रिड्यूस करने की कोशिश करें। तो हम अपने मटेरियल को जितना हैंडलिंग करेंगे, जहाँ से यहाँ से ले जाएंगे, उतना डिफेक्ट बनने के चांस हैं, उतने मिस होने के चांस हैं, उतने कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होने के चांसेस हैं। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन कम करने से तो मैन पावर कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, आप अपने मटेरियल का डिफेक्ट बचा सकते हैं, और जो मूवमेंट हो रहा है उसमें सारे लोगों का जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, मैन पावर इन्वेस्ट हो रहा है, वो सब भी हमारा बच सकता है। देन दूसरा है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री देखते हैं कि हमारे लाइन पे हमारे सपोज कि ये स्टोर है, ये RM स्टोर है, ये हमारे बॉट आउट पार्ट की स्टोरेज है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस हो रहा है और फिर हमारे उसके बाद डिस्पैच हो रहा है। तो देखिए जो स्टोरेज है ना वो यहाँ पे होंगे, RM का स्टोर यहाँ होगा, ये BOP पार्ट का स्टोरेज है, और यहाँ पे WIP होंगे और होल्ड पार्ट होंगे। होल्ड फॉर सेग्रीगेशन, होल्ड फॉर कोई डिफेक्ट बन गया है तो उसको रिवर्क करना है। WIP है मतलब कि एक प्रोसेस हो गया, दूसरा प्रोसेस बाकी है। तो इस तरीके के जो पार्ट हैं, और फिर RM में आपने चाइल्ड पार्ट रखा हुआ है, स्टोरेज में आपने RM में आपने रॉ मटेरियल रखा है, और स्टोरेज में BOP स्टोरेज में आपने चाइल्ड पार्ट्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे WIP मेंटेन कर रखा है आपने, और यहाँ पे डिस्पैच में भी आपने इन्वेंट्री मेंटेन किया हुआ है एज पर कस्टमर डिमांड। तो आप देखिए कि ये तो चलो ये कस्टमर इस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर ने ये इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए बोला, लेकिन ये WIP और यहाँ जो आपने चाइल्ड पार्ट मेंटेन कर रखा है इससे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे भी यदि कोई एक्सेस इन्वेंट्री है, यहाँ पे भी कोई एक्सेस इन्वेंट्री है, और ये भी यदि WIP और होल्ड पार्ट यदि एक्सेस है, तो ये आपके लॉस है। ये हमेशा आपके लाइन के फ्लो को रोक के रखेंगे। सपोज कि आपका एक प्रोसेस हो गया, दूसरा प्रोसेस बाकी है, और बीच में होल्ड पार्ट है, तो वो आप पहले होल्ड कीजिए फिर कीजिए, मतलब आपका सिंगल फ्लो नहीं हो रहा है, आपका मूवमेंट ज़्यादा घूम रहा है। पहले होल्ड मटेरियल हो रहा है, फिर सेग्रीगेशन पॉइंट पे जा रहा है, फिर वहाँ से आ रहा है, फिर आगे प्रोसेस कर रहे हो। तो इस तरीके से डिफेक्ट भी बनने के चांस ज़्यादा हैं, और पार्ट में कुछ प्रॉब्लम भी अराइज हो सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट तो लॉट्स ऑफ है ही कि कॉस्ट, इंस्पेक्शन भी कराना है, मूवमेंट भी करानी है, और उसके लिए फिर रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर है, ट्रॉली है, या फोर्क लिफ्टर है, या फिर किसी और तरीके का लाइटिंग है, फैन है। तो आप सोचिए यदि हम इन्वेंट्री ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं और WIP या होल्ड पार्ट जनरेट कर रहे हैं, तो उससे हमारा कॉस्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन हम देखते हैं मोशन।
मोशन जो है वो मैन पावर रिलेटेड है, इन्वेंट्री और ये मटेरियल रिलेटेड था, ये मोशन मैन पावर रिलेटेड है। अभी सपोज कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस 1, सपोज प्रोसेस 1 है, उस पर एक मैन पावर काम कर रहा है। उस मैन पावर को काम करने के लिए 5 टूल की ज़रूरत है। टूल 1 यहाँ रखा हुआ है, टूल 2 यहाँ रखा हुआ है, टूल 3 यहाँ रखा हुआ है, टूल 4 यहाँ रखा हुआ है, टूल 5 यहाँ रखा हुआ है, इस तरीके से। और चाइल्ड पार्ट जो हैं, यहाँ पे चाइल्ड पार्ट 1 रखा हुआ है, यहाँ चाइल्ड पार्ट 2 रखा हुआ है, और यहाँ चाइल्ड पार्ट 3 रखा हुआ है। तो आप ये देखिए कि इस बंदे को यदि सीक्वेंस ये है, अपना सीक्वेंस ये है कि पहले चाइल्ड पार्ट 1 लगाएगा, फिर टूल 1 से सेट करेगा, फिर चाइल्ड पार्ट 2 लगाएगा, फिर टूल 2 से सेट करेगा, फिर टूल 3 का सेट करेगा, फिर टूल 4 का सेट करेगा, फिर चाइल्ड पार्ट 3 लगाएगा, फिर टूल 5 से सेट करेगा। यदि ये इसका सीक्वेंस है, आप समझ रहे हैं, मैं ये समझाया आपको कि पहले यदि मैन पावर का जो प्रोसेस फ्लो है वो ये है कि पहले वो चाइल्ड पार्ट 1 लगाएगा, फिर वो टूल 1 से सेटिंग करेगा, फिर चाइल्ड पार्ट 2 लगाएगा, फिर टूल 2 से सेटिंग करेगा, फिर टूल 3 से सेटिंग करेगा, फिर टूल 4 से सेटिंग करेगा, एंड फिर चाइल्ड पार्ट 3 लगाएगा, फिर टूल 5 से सेटिंग करेगा। यदि इसको ये प्रोसेस करना है तो इस प्रोसेस को करने के लिए इसको कितना मूवमेंट करना पड़ेगा। यहाँ से टूल 1 लेना पड़ेगा, यहाँ से चाइल्ड पार्ट 1 लिया, यहाँ रखा, ये इसके काम करने का टेबल है। चाइल्ड पार्ट 1 लिया, ये पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ के फिर आगे मुड़ा, फिर ये यहाँ से लिया, फिर ये इसको लेने के बाद फिर ये चाइल्ड पार्ट 2 लिया, इधर मुड़ा, फिर यहाँ से यहाँ रखा, फिर उसके बाद चाइल्ड पार्ट 2 लिया, फिर टूल 2 लिया। टूल 2 कहाँ है, टूल 2 इधर है, यहाँ से गया, फिर टूल इधर से लाया, फिर टूल 3 लिया, इधर गया, इधर लाया वापस, फिर टूल 4 लिया, फिर टूल 4 लिया, फिर यहाँ से वापस गया, फिर चाइल्ड पार्ट 3 लिया, ये वहाँ पे से यहाँ रखा। अब देखिए फिर टूल 5 लिया, फिर वापस गया। तो इसकी मूवमेंट बहुत हैप्टिक हो गई। इसके इंस्टीट्यूट में क्या होना चाहिए था, अभी ये देखिए, अभी ये देखिए कि यहाँ पे कोई ऐसा उसके स्टेशन के सामने एक टेबल पे कोई बॉक्स हो, वहाँ शैडो बोर्ड हो, वहाँ पे टूल 1, टूल 2, टूल 3, टूल 4 और टूल 5 लगा हो। यहाँ पे चाइल्ड पार्ट 1, चाइल्ड पार्ट 2 हो, और ये उसका प्रोसेस का टेबल हो गया, और यहाँ चाइल्ड पार्ट 3 हो। यहाँ पे उसकी WIP मटेरियल हो, और उसका आपका फिनिश मटेरियल हो। ये बंदा काम कर रहा है, इस तरीके से उसके स्टेशन का सेटअप होना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसका मोशन कम हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया प्रोडक्शन के मैन पावर को लेकर के। यदि हम मेंटेनेंस के मैन पावर को लेकर करके गए, सपोज कि मशीन 1 पे ब्रेकडाउन आती है, एक मैन पावर जाता है वहाँ पे देखने के लिए, और उसको किसी टूल 2 की ज़रूरत पड़ती है। वो टूल 2 को लाने के लिए अपने एरिया में जाता है और वहाँ से टूल 2 निकाल के आता है। अच्छा, यदि टूल 2 उसके सही जगह पे रखे हुए हैं तब तो आसानी से मिल जाएगा, और यदि वो टूल 2 को पिछले वर्क के में कहीं रख दिया होगा तो वो टूल 2 मिलेगा नहीं उसको। उसमें वो ब्रेकडाउन डाउन टाइम आपका इंक्रीज करता जाएगा। 60 to 70% केस में डाउन टाइम इंक्रीज होने का मेन कारण ये है कि हम टूलिंग को सही समय पे ढूंढ नहीं पाते, और या फिर टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करने का पता नहीं होता। तो इस तरीके से मोशन को हम कम कर सकते हैं सही जगह पे उसके डिफाइंड लोकेशन को बना करके। किसी टूल का डिफाइंड लोकेशन, चाइल्ड पार्ट का डिफाइंड लोकेशन, उसके स्टेशन को ऑप्टिमाइज़ करना है, ऐसा ऑप्टिमाइज़ करना है। आप ये देखिए कि एक ऑपरेटर है, वो अपने दोनों हाथ से काम करता है। दोनों हाथ का एर्गोनोमेटिक्स ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी तरीके से फास्ट आउटपुट दे पाए। सपोज़ कि कोई पार्ट 5 सेकंड में बनना है, उसको कैसे वो 1 सेकंड में फाइनल कर दे। कोई पार्ट 3 मिनट में बनना है, कैसे उसको 1 मिनट में वो फाइनल कर दे। तो हाथ का जो मूवमेंट है ना, वो इतना आसान करना पड़ेगा। सपोज एक पार्ट इधर से उठाना है, एक पार्ट इधर से उठाना है, तो वो ऐसे करने में परेशान हो जाएगा। और 2 पार्ट ऐसे रहेंगे, ये उठाया रखा बटन दबाया, उठाया रखा बटन दबाया, ये कितना आसान है। ये ऐसा मैं 1 मिनट में 50 बार भी कर सकता हूँ।
लेकिन ऐसे उठा के ऐसे रखने में हम 1 मिनट में 10-20 बार भी कर पाएँ और हमें पर्सनल परेशानी और फटीग भी होगी। देन तीसरा देखते हैं वेटिंग। अब वेटिंग क्या है कि आपको जैसे समझाया कि एक WIP हमने जनरेट किया कि प्रोसेस 1 हमने किया और प्रोसेस 2 के लिए हमें वेट करना है। सपोज वेटिंग मटेरियल के लिए वेटिंग, मशीन के लिए वेटिंग, और हमने प्रोसेस अपना ऐसा डिफाइन कर रखा है कि एक रोबोट 1 है, वो यहाँ पे वेल्ड कर रहा है और 1 मिनट के बाद वो यहाँ पे वेल्ड करेगा। तो अभी आप ये देखिए कि आपने ऐसा साइकिल टाइम इधर बनाया हुआ है, इधर ऐसा साइकिल टाइम बनाया हुआ है कि आपको यहाँ पे 1 मिनट की वेटिंग करनी पड़ रही है। तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3, और यहाँ भी यहाँ प्रोसेस 4, प्रोसेस 5 या प्रोसेस 6 है। तो आप इस तरीके से कीजिए कि प्रोसेस वहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आप रोबोट ने प्रोसेस किया, तो ठीक उसी तरीके से प्रोसेस 4 पे वो पार्ट तैयार होना चाहिए कि यहाँ से वो फाइनल किया तो यहाँ गया तो वो करेगा। पता चला कि आपने यहाँ पे ऐसी सेटिंग कर रखी है, ऐसा आपने मैनेजमेंट कर रखा है कि यहाँ पे रेडी नहीं हो पाया और रोबोट वहाँ जा कर के 1 मिनट वेट कर रहा है। जब ये वेल्ड कर रहा था तब भी तो आप वेट कर रहे थे, और जब यहाँ जाने के बाद भी वेट कर रहा है। तो हमें तो उस लेवल पे जाना है कि जब मैं यहाँ वेल्ड कर रहा हूँ तो यहाँ भी वेट ना करना पड़े। सपोज कि चाइल्ड पार्ट लगाने में यदि 1 मिनट लगता है तो इसको वेल्ड करने में भी 1 मिनट लगना चाहिए। इस तरीके से हमें सेटअप करना पड़ेगा ताकि जितने देर में ये वेल्ड करे इतने देर में मैं यहाँ चाइल्ड पार्ट लगा दूँ, जितने देर में यहाँ वेल्ड करे उतने देर में मैं यहाँ चाइल्ड पार्ट लगा दूँ, जितने देर में यहाँ वेल्ड करे उतने देर में मैं यहाँ पे चाइल्ड पार्ट लगा दूँ। तो इस तरीके से हम अपने जो वेटिंग है ना, रोबोट को वेट करना है। अभी देखिए कि एक सीमित टाइम है। यदि आपके पास एक रोबोट है कंपनी में तो रोबोट के पास 24 आवर्स है। अभी 24 आवर में हर 1 सेकेंड, हर 1 मिनट ये रोबोट काम कर सकता है, मैन पावर नहीं कर सकता। ये 24 आवर में ये रोबोट हर 1 सेकेंड, हर 1 मिनट काम कर सकता है। ये जितने देर बैठा रहेगा उतना आपका लॉस है सर। तो हम अपने प्रोसेस को इस तरीके से डिफाइन करें कि इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। अपने रिसोर्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमें वेटिंग से बचाएगा। यदि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे और सही तरीके से लाइन बैलेंसिंग करेंगे, जैसा मैंने आपको ये समझाया कि सही तरीके से यदि हमने लाइन बैलेंसिंग किया कि एक प्रोसेस को काम करने में 10 सेकंड लग रहे हैं और दूसरे प्रोसेस को काम करने के लिए 50 सेकंड लग रहे हैं, तो एक प्रोसेस वाला प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 इसकी साइकिल टाइम 10 सेकंड है, इसकी साइकिल टाइम 50 सेकंड है और इसकी साइकिल टाइम यदि 20 सेकंड है, तो आप ये देखिए कि 10 सेकंड में एक पार्ट बनाएगा, 50 सेकंड में एक पार्ट बनाएगा। तो जब तक ये एक पार्ट बनाएगा ये 5 पार्ट बना देगा, तो इसके 4 पार्ट क्या हो गए, WIP में चले गए और एक पार्ट ये हमारा बनाया। जब ये एक पार्ट बनाया तो ये इसके एक पार्ट बनाने में ये 2 से ज़्यादा पार्ट बना सकता है। तो जब ये एक पार्ट बनाएगा तो ये जब पार्ट बनाएगा तो ये 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए वेट करेगा 30 सेकंड के लिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ WIP भी बन रहा है, ये एक भी वेस्ट हो रहा है, इन्वेंट्री वाला। अभी देखिए इन्वेंट्री वाला भी वेस्ट हो रहा है, ये साइकिल टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे वेटिंग भी कर रहा है, ये वेटिंग भी कर रहा है। तो ये इसमें 2 तरीके के वेस्ट आपने देख लिए, एक तो इन्वेंट्री वाला वेस्ट देख लिया और एक तो आपने ये देख लिया वेटिंग वाला वेस्ट। नेक्स्ट आगे है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन से ये हम समझते हैं कि ओवर प्रोडक्शन ये है कि हमारा प्रोडक्शन का जो प्लानिंग है, प्रोडक्शन के प्लानिंग में सपोज कि हमें 10 पार्ट बनाने थे, आज 10 पार्ट बनाने थे और मशीन 1 है, मशीन 2 है और मशीन 3 है, ठीक है। अब मशीन 3 पे कोई ऐसा जिग लगना था जिससे कि हमारा पार्ट नंबर 8 बनना था। आज प्लान था उसका पार्ट नंबर 8 का बनने का, लेकिन जिग में कोई खराबी आ गई, डाउन टाइम आ गई, तो पार्ट नंबर 8 नहीं बन सकता। तो पार्ट नंबर 8 का जो स्लॉट था सपोज 2 आवर्स का, वो ब्लैंक चला गया। तो हमने क्या किया, पार्ट नंबर 3 को
ज़्यादा बना दिया। ये सपोज केस में जब आपका इन्वेंट्री नहीं मेंटेन है या क्रिटिकल पार्ट है तो आपने एक्स्ट्रा बनाया चलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम पार्ट को इतना एक्स्ट्रा बना देते हैं कि वो फिर वेस्ट होने लग जाता है, रिवर्क उसमें आने लग जाते हैं, उसमें रस्ट लग गए या किसी तरीके का कोई इरेजन आने लग गया या किसी तरीके का कोई डिफेक्ट जनरेट हो गया उसमें। तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके के केस में अभी सपोज ये है कि प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 है, तो यहाँ प्रोसेस करेंगे फिर यहाँ करेंगे। प्रोसेस 2 पे ब्रेकडाउन चल रहा है तो प्रोसेस 1 पे हम पार्ट बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे 1000 आ गया, अब प्रोसेस 2 चालू होगा तो 1000 तो WIP बन के तैयार है आपके पास। ये तो आपका ओवर प्रोडक्शन हो गया। ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ओवर प्रोडक्शन आपके मैनेजमेंट पे कॉस्ट का भी तो इम्पैक्ट करेगा। उतने चाइल्ड पार्ट लगेंगे, उतना मैन आवर लगेगा, उतनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो ओवर प्रोडक्शन भी तो एक वेस्ट है जितनी आपकी ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जस्ट इन टाइम जितना कस्टमर डिमांड करेगा उतना हमें बनाना है, उसी टाइम पे बनाना है और सप्लाई करना है। बस जितना मांगा उतना दिया, जितना मांगा उतना दिया। ये कैसे है? ये पुल सिस्टम के थ्रू है। पुल सिस्टम मतलब कि जितने उसको गाड़ी पे बनाने का ऑर्डर आया होगा उतना ही उसने अपने प्रोडक्शन शेड्यूलिंग बनाई होगी, उतने ही उसने सप्लायर को प्रोडक्शन शेड्यूलिंग दिया होगा, उतने ही अपने वो सब सप्लायर को प्रोडक्शन शेड्यूलिंग दिया होगा। बस सारे लोग यदि जिट का फाइनल करे तो WIP कहीं रह नहीं जाएगा, कहीं रिवर्क और रिजेक्शन ह्यूज मैटर में नहीं होगा ऐसा। देन हम देख रहे हैं ओवर प्रोसेसिंग। आपके प्रोसेस में आपके मशीन पे आपकी मशीन सही तरीके से वर्क नहीं कर रही है, वो सही एफिशिएंसी नहीं दे रहा है, या किसी तरीके का कोई टूल, कोई पिन, कोई कटिंग टूल या कोई पंचिंग टूल्स या किसी तरीके का कोई मशीनरी है जो पेनमेटिक सिलेंडर्स हैं वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं और पार्ट में वो एक्यूरेसी नहीं आ रही है। उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? प्रोसेस होने के बाद एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। ये जो एक्स्ट्रा वर्क है इसको हम रिवर्क कहते हैं, ठीक है, या फिर रिपेयर। आप ये समझिए, रिवर्क मतलब ये है कि हम उसमें कोई अपना काम कर करके उस पार्ट की क्वालिटी मेंटेन कर दे, कोई एक्स्ट्रा वर्क कर करके, कोई पार्ट चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस प्रोसेस किया, एक्स्ट्रा प्रोसेस कर करके यदि हम पार्ट को ओके कर दिए तो वो हमारा रिवर्क कहलाएगा। और रिपेयर वह कहलाएगा यदि हम उसके किसी पार्ट को हमने चेंजेस किए, किसी पार्ट में हमने मॉडिफाई किए या किसी तरीके से पार्ट को हमने चेंज कर दिया तो वो हमारा रिपेयर कहलाएगा। तो अभी समझिए, रिवर्क और जो रिपेयर है यदि वो प्रोसेस के बाद हम करना पड़ रहा है तो वो ओवर प्रोसेसिंग है। तो हमें क्या करना होता है कि किसी पार्ट को एक बार में करेक्ट बनाना है, एक बार में सही बनाना है, मशीन पे ही सही बनाना है। क्वालिटी जो है वो सिर्फ जहाँ पे क्वालिटी बनाया नहीं जाता, क्वालिटी पैदा होती है। मतलब प्रोडक्ट जो है उस स्टेशन पे ही क्वालिटी प्रोडक्ट पैदा होगा जहाँ पे उसे बनाया गया है। फिर बाद में हम कितना भी उस पर इंस्पेक्शन करते रहे, हम क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। कोई ना कोई एक एरिया रह जाएगा जो छूट ही जाएगा और वो हमें आगे जा कर के कस्टमर को और हमें दोनों को अनसेटिस्फाई करेंगे। देन है हमारा डिफेक्ट्स। अब ये देख रहे हैं हमारे प्रोसेस में यदि हम एक बार में प्रोडक्ट सही नहीं बना रहे हैं तो वो हमारा रिजेक्शन हो रहा है। उस पर रिवर्क कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, इस पर कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस कर रहे हैं। और वो अभी एक इंस्पेक्शन टेबल है, ये इंस्पेक्शन टेबल है, इस पर 100 पार्ट आ रहे हैं और 90 पार्ट ओके हो रहे हैं। तो जो 10 पार्ट का जो एफर्ट है, मैन पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, टाइम का, वो सारे वेस्ट। हमारा स्टेट पास क्या हुआ? 90%। हमारा जो स्टेट पास हुआ वो 90% हुआ। मतलब कि हम 100 पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 10 पार्ट का जो एफर्ट है पूरी लाइन का, पूरी मशीन का, जितने सारे लोग उस स्टेशन पे काम किए होंगे उस 10 पार्ट को बनाने में इंस्पेक्शन से पहले, उन सब का इलेक्ट्रिसिटी, मैन पावर, मशीन का प्रोसेस, चाइल्ड पार्ट, फाइनल पार्ट, देन उसके पास कोई एक्स्ट्रा कोटिंग किया होगा, पेंट किया होगा, वो सारा 10 पार्ट का एफर्ट बेकार। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने प्रोसेस में कम से कम डिफेक्ट बनाएंगे तो आपका मेनली मैक्सिमम वेस्टेज कम हो जाएगा।
देन है नया जो ऐड हुआ है हमारा स्किल सेट। स्किल सेट ऐसा है कि हमारे कंपनी में हम जानते हैं कि हमारे प्रोसेस में, हमारे एरिया में, हमारे शॉप फ्लोर पे कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जिनके पास अच्छा स्किल्स होता है और वो काम उनका परफेक्शन से हो रहा होता है। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि ये मैन पावर है, इसमें ये स्किल्ड है। टाइम टू टाइम हम उनका इवोल्यूशन करें, चेक करें, टेस्ट लें और उनसे हमें पता चलेगा कि इनके पास ज़्यादा एफिशिएंसी है, इनके पास ज़्यादा करेज है या फिर ज़्यादा पोटेंशियल है काम करने का, कोई आउटपुट देने का। तो हमें उनके पोटेंशियल को अपने मेन स्ट्रीम प्रोसेस में ढाल कर करके, चेंजेस कर करके हम उनके पोटेंशियल को यूज़ करें और सो दैट कि हमारा ये वेस्टेज थोड़ा कम करने की कोशिश करें। तो हमने ये देखा कि सारे 8 टाइप्स ऑफ वेस्टेज, ये सारे 8 टाइप वेस्टेज को यदि हम लीन टूल, ये लीन टूल है, लीन टूल में यदि हम सारे कम करें तो सच में हमारा प्रोसेस का जो है वो वेस्ट रिड्यूस होगा, रिजेक्शन रिड्यूस होगा और हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, क्वालिटी इंक्रीज होगा और फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो आज हमने ये जाना 8 टाइप्स ऑफ वेस्टेज। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टूल्स को जानेंगे। थैंक यू।